हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ में पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी उनका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ में जो पीजीटी केमिस्ट्री या और भी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई थी उनका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। एंड चलिए भाई, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सिलेबस 11-12 ओरिएंटेड है, ग्रेजुएशन ओरिएंटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन ओरिएंटेड है, आपको नेट लेवल की तैयारी करनी है या आपको एमएससी एंट्रेंस लेवल की तैयारी करनी है या आपको 11-12 लेवल की तैयारी करनी है। तो इस सिलेबस से काफी कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट देखिए, मैं एक बात कहता हूं आपको, वीडियो के शुरुआत में ये बात कह देता हूं ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट है। एक टाइप के स्टूडेंट ऐसे हैं जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चंडीगढ़ में पीजीटी की वैकेंसी आ गई, तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फिर केवीएस में आ गई, तैयारी स्टार्ट कर दो, ईएमआरएस में आ गई, तैयारी स्टार्ट कर दो। कुछ इस टाइप के स्टूडेंट है, फर्स्ट कैटेगरी ये, ठीक है। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट क्या है, वो लगातार 1 साल हो गया होगा उनको या तो प्रिपरेशन करते हुए, या 2 साल हो गए होंगे उनको प्रिपरेशन करते हुए, और उन्होंने अपना 11th से लेके एंड एमएससी तक का सिलेबस कवर कर लिया अच्छे से एंड प्रॉपर वो रिवीजन कर रहे हैं। इस दौरान चाहे ईएमआरएस की वैकेंसी आए, चाहे चंडीगढ़ में पीजीटी आए, चाहे बिहार में पीजीटी आए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आए, कोई भी एग्जाम आए, उनकी तैयारी लगातार चल रही है। तो स्टूडेंट, मैं पक्का ही ये बात कहना चाहता हूं, ये वाले बच्चे पक्का ही कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगे हुए आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रिपरेशन लगातार रख रहे हैं, है ना, और ये सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हैं, पीजीटी भी लग सकते हैं। तो ये वाली जो प्रिपरेशन है ना, ये चाहिए आप सभी को। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई लगातार आप प्रिपरेशन कीजिए, टाइम दीजिए 1-2 साल का प्रिपरेशन को, एंड फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपके हर एक एग्जाम क्रैक होता हुआ निकलेगा। ऐसा नहीं है कोई भी एग्जाम दोगे हो गया क्लियर, कोई भी एग्जाम, फिर आपके पास चॉइस होंगी बहुत सारी जॉब्स की कि मैं ये ज्वाइन करूं या वो ज्वाइन करूं। वो पॉसिबल होगा इसमें। वो है कि आप कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है कोई मतलब नहीं है, हम 1-2 साल तैयारी करेंगे और ऑल इंडिया में वैकेंसी आती ही रहती है ना। पीछे केवीएस की आई, फिर एनवीएस की आई, ईएमआरएस की आई, हरियाणा में पीजीटी की आई, चंडीगढ़ में पीजीटी की आई, है ना। और अब फिर दोबारा से यही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, केवीएस एनवीएस की वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो भाई ये तैयारी कीजिए, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, पक्का ही आपको जॉब दिलाएगी ये वाली तैयारी। चलिए भाई, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, और पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स अवेलेबल है पीजीटी के लिए, जिसमें 11th से एंड ग्रेजुएशन तक का और कुछ टॉपिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपका हम करवाते हैं। यहाँ पे 600+ वीडियोस हैं, 700 घंटे का कंटेंट रहता है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिलता है, और 6 महीने की वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी। मैं तो आपको यही कहता हूं भाई, 1 साल की वैलिडिटी लेके आप तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स आते हैं भाई, कुछ ही टॉपिक क्लियर करने हैं हमें, तो पीजीटी, चंडीगढ़ पीजीटी के लिए 3 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है। इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लीजिए, ये आपका चंडीगढ़ पीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस है। तो देखते हैं क्या कहता है जी सिलेबस। तो अगर मैं आपको बताऊं, मेन पॉइंट तो यही है कि ये सिलेबस आपका 11-12 लेवल का तो नहीं है। ये सिलेबस आपका 11-12 लेवल का तो नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस आपका ग्रेजुएशन का है। 90% ये सिलेबस आपका बीएससी का सिलेबस है। जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं, या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, वो कंटेंट है ये, वो सिलेबस है ये, है ना। और कुछ परसेंट यहाँ पे एमएससी के टॉपिक भी हैं, 10% आपका एमएससी के टॉपिक भी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखो मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक है, लेकिन वहां पे मेंशन क्या है ना। तो भाई ये जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। और हमारे कोर्स में स्टूडेंट, जो ये वीडियोस है ना, मैंने यहाँ पे जो वीडियोस लिखी हुई है 11 से एमएससी लेवल, 11-12 की तो वो वीडियोस है जो नीट और जेई के बच्चे प्रिपेयर करते हैं। और जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, जिन बच्चों को हम आईआईटी जैम की तैयारी करवाते हैं या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं, वही सेम टू सेम वीडियोस हैं ये, है ना। और काफी बच्चे तो स्पेशली यूपी पीजीटी हो गया, DSSS भी हो गया, वो तो यही बोलते हैं सर हमें यही वाला कंटेंट चाहिए, आईआईटी जैम वाला, जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, वो कंटेंट चाहिए, है ना। तो वही कंटेंट है। और कुछ परसेंट एमएससी के टॉपिक भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि हम नेट की कोचिंग भी देते हैं, गेट की कोचिंग भी देते हैं, जैम की कोचिंग भी देते हैं,
तो सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है मोस्टली, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग वो चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलिए अब डिटेल एक एक टॉपिक को हम देख लेते हैं कि डिटेल एक एक टॉपिक क्या कहता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है आपका, ये 11th क्लास का ही टॉपिक आप बोल सकते हैं। 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर होता था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक प्रिंसिपल। इसमें क्या क्या आ गया आपका, देखो जो मेन इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। ये वाला टॉपिक भाई IIT जैम में भी हर साल 2 ही क्वेश्चन आते हैं इससे। मोल कंसेप्ट है ना, मोल कंसेप्ट में आपने लिमिटिंग रिएजेंट करके पढ़ा होगा कि भाई हमने इसका इतना मास लिया है तो बताइए इसका कितना मास मिलेगा। इसमें जो मेन टॉपिक मुझे लग रहा है आपका, दैट इज मोल कंसेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, ये भी आ जाती हैं चीजें, बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। तो ये वाला जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। 11th क्लास का जो पहला चैप्टर होता है आपका वही है ये। तो इसमें मोल कंसेप्ट आप पढ़ सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो वही चीजें हैं, ये बेसिक टॉपिक है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसे एडवांस चीजें नहीं। मोल कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, कि भाई मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट कैसे निकालते हैं, एंड लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन, वो वाले परसेंटेज कंपोजिशन, एंड आपका एम्पेरिकल फार्मूला, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फर्स्ट टॉपिक बेसिक है, कोई भी एडवांस नहीं है ये भाई आपका, ठीक है। इसमें मेन टॉपिक मुझे जो दिखा है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मोल कंसेप्ट। सेकेंड चैप्टर इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बोहर मॉडल ऑफ एटम, एनर्जी का फार्मूला, रेडियस का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला, और उसके बाद भाई आपने पढ़ा हुआ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये वाला भाई यहाँ पे, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक भी 11th 12th लेवल का ही दिया हुआ है, कोई ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक नहीं है। यहाँ पे देखो कोई स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वगैरह नहीं दिख रही है आपको, अगर ग्रेजुएशन लेवल का होता, हाँ लिखा हुआ जरूर है यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, बस कुछ ज्यादा नहीं, बेसिक। अगर इतना वर्ड लिखा ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मतलब बेसिक पता होना चाहिए आपको। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरियस क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भी इंपॉर्टेंट है भाई, इजी क्वेश्चन क्वांटम नंबर से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये रूल क्या कहते हैं, बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, हुंड्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट अगेन मैं इसको कहूंगा, दिस इज बेसिक टॉपिक, 11th 12th लेवल का ही टॉपिक है। हालांकि मैंने कोर्स में इसको और भी डिटेल में करवाया हुआ, अगर आप पढ़ना चाहें तो। पहले दोनों टॉपिक में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ग्रेजुएशन लेवल की भी हो, है ना। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी की है 11th 12th में, तो आपको पढ़ा दिया जाता है लगभग सब कुछ, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर बोले तो गैसियस स्टेट, है ना, स्टेट ऑफ मैटर बोले तो गैसियस स्टेट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपने नाम सुना होगा, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ये सब, ठीक है। उसके बाद गैसियस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। रियल गैस भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, रियल गैस भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी मैं अगेन कहूंगा ये बेसिक है, ये भी आपका बेसिक टॉपिक है। 11th 12th तक की ही चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, 11th 12th लेवल की चीजें ही यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में ही लिख दिया है, हालांकि ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक भी बोल सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं भाई क्या है इसमें आपका, इसमें आपसे सबसे पहले ये बेसिक फजान्स रूल पढ़ना है, फजान्स रूल पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, यानी कि लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट, बोर्न हैबर साइकिल, ये आपका लैटिस एनर्जी वाला टॉपिक। वेसपर थ्योरी, शेप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, शेप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब टॉपिक आपका पढ़ाए गए हैं कोर्स में, ये मैंने सब टॉपिक जो है ग्रेजुएशन वाला कोर्स है उसमें पढ़ाए हुए हैं, ग्रेजुएशन वाले कोर्स में, समझ में आ रही बात। और इससे भी डिटेल पढ़ा रखा है, इससे भी डिटेल। एक और बात यहां पे आपको नोट करनी है स्टूडेंट, यहां पे देखिए होमोन्यूक्लियर डायाटॉमिक, बस इससे ये पता लगता है कि 11th 12th के टॉपिक्स भी मेंशन है, मिक्स है ये। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमोन्यूक्लियर का मतलब समझते हो, होमोन्यूक्लियर मतलब N2 O2, है ना, ये नहीं है कि CN नहीं है, NO नहीं है ना, हेट्रो नहीं है, हेट्रो, और हेट्रो में भी उसके बाद पॉलीएटॉमिक नहीं है। अगर ये सिलेबस नेट और गेट का होता
तो फिर आपको यहाँ पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे BeH2 हो गया, HF हो गया, SF6 हो गया, इनके एमओ डायग्राम भी सिलेबस में मेंशन होते हैं। दिस इज नॉट, ये आपका ये टॉपिक भी 11th-12th लेवल तक का, 11th-12th का कहने का मतलब है आपका भाई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। यहां से आपको आइडिया लगेगा कि ये सिलेबस है क्या एग्जैक्ट। होमोन्यूक्लियर लिखा है, देखो जैम में भी, अगर आप जैम में बात करोगे, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन यहां पे सिर्फ होमोन्यूक्लियर लिखा हुआ है, मतलब आपको यही सब पढ़ने हैं, इजी वाले। समझ में आई बात? तो कोई डिटेल नहीं है अभी तक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, मतलब इंपॉर्टेंट तो है चीजें, मतलब कोई ग्रेजुएशन लेवल तक की भी चीजें अभी तक आई नहीं है। आगे लिखी हुई है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिखा हुआ कुछ। ये सारे बेसिक कंसेप्ट है। पहले चारों टॉपिक जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो सब आपका बेसिक है। वो आपको, अगर आपने कंपटीशन की तैयारी की है 11th-12th लेवल पे, जो जेई और जेई एडवांस के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यस स्टूडेंट, इस टॉपिक को आप बोल सकते हैं कि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, क्योंकि 11th-12th में ये पढ़ने को ही नहीं मिलता है। वो वाले टॉपिक सारे आपको अच्छी, अगर आपने तैयारी की है कंपटीशन की तो पढ़ा। ये आपका प्योरली बीएससी ग्रेजुएशन का टॉपिक है। बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एक वर्ड यहां पे देखो, पहली बात है, ये नेट लेवल के पढ़ने की नीड नहीं है भाई। नेट लेवल का मत पढ़ना, पहले बता रहा हूं, नेट लेवल का मत पढ़ना। यहां पे बेसिक प्रिंसिपल भाई, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती है, एनएमआर में कौन कौन से न्यूक्लियाई आपका एनएमआर एक्टिव होते हैं, है ना। उसके बाद सिग्नल, मैक्सिमम सिग्नल तक पहुंचेगा, या फिर केमिकल शिफ्ट, है ना, केमिकल शिफ्ट, बस इतना। बहुत नेट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ईएसआर में कौन ईएसआर एक्टिव है, कौन ईएसआर इनएक्टिव है, बेसिक। स्टूडेंट बेसिक पढ़ना है, नेट लेवल का नहीं पढ़ना। आपको यह पता होना चाहिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती है, क्या बेसिक वर्जन, बेसिक पता आपको होना चाहिए। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग, ये यहाँ फिजिकल में भी लिखी हुई है, ये इनऑर्गेनिक में भी लिखी हुई है, और ये ऑर्गेनिक में भी लिखी हुई है। और ये टॉपिक हमारे कोर्स में कंप्लीट है। ये पूरा सिलेबस 90%, जितना ये सिलेबस गिवन है 90% सिलेबस हमारे कोर्स में अवेलेबल है ना। 90 में कम से कम कह रहा हूं भाई, हो सकता है 100% भी हो, लेकिन मैं थोड़े बहुत एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए, वो मतलब स्टूडेंट खुद पढ़ने पड़ेंगे, उनको कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों, मैं रीजन बता दूंगा उसका भी। उसके बाद आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम सराउंडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट, पाथ फंक्शन में नहीं लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, फर्स्ट लॉ, हेस लॉ, बोर्न-हैबर साइकिल, कुछ नहीं भाई। ये ग्रेजुएशन का भी टॉपिक नहीं है। ये अगेन 11th-12th लेवल का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अगेन 11th-12th लेवल का लिखा हुआ है। हाँ, डिफिकल्टी लेवल पहुंच सकता है कि ग्रेजुएशन तक हो। डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ, देखो भाई, एक होता है बिल्कुल आप सिलेबस के टॉपिक पढ़ते हैं, एक थोड़ा सा कंपटीशन, तो ये कंपटीशन वाली बातें हैं यहाँ पे। लेकिन कोई हाई लेवल की चीजें यहाँ पे नहीं है, कोई हाई लेवल की चीजें यहाँ पे नहीं है अभी तक तो, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा भाई, इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड, ये कितना बेसिक, केपी कैसे की रिलेशन, है ना, एसिड बेस, ये भाई आपके दो टॉपिक आ गए। देखो एक बात मैं यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ, एसिड बेस हो गया, ठीक है, सोल्युबिलिटी हो गया, ठीक है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या नजर आ रहा है आपको, ये जो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस में आयोनिक इक्विलिब्रियम है, ये है ना। फेज इक्विलिब्रियम नहीं मेंशन है यहाँ पे, तो फेज इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंशन नहीं है, फेज वाला यहाँ पे ज्यादा मेंशन लग नहीं रहा। हालांकि ये लिखा हुआ सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, लेकिन जो बिल्कुल आपका डिटेल फेज इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये आपका 11th-12th लेवल का ही है भाई, फिलहाल तो देखने से ये पता लग रहा है ये 11th-12th लेवल का ही है। ये कोई आपका मतलब मोस्टली ग्रेजुएशन से ऊपर की चीजें नहीं है, नेट लेवल की चीजें नहीं है। उसके बाद भाई रिडॉक्स रिएक्शन, वही 11th-12th का ही लिखा हुआ है, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं इलेक्ट्रो की बात करता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है, कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी, खोलरोस लॉ पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ये सब 11th-12th लेवल का, सब 11th-12th लेवल का है ना, सब 11th-12th लेवल का है भाई। ये कोई ग्रेजुएशन का नहीं है ये वाला। हाँ,
आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स, यहां पे आ गए, ये सब वही है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर भी नहीं लिखा हुआ, देखो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे इन्होंने ये जरूर लिखा कि कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन, लेकिन नो डेरिवेशन, डेरिवेशन पढ़ने की नीड नहीं है, डेरिवेशन पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे अगर आप आईआईटी जैम का सिलेबस भी देखेंगे, आईआईटी जैम के सिलेबस में आपको सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट देखने, ये देखो हालांकि लिखा हुआ है यहां पे एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, लेकिन वो ये डिटेल नहीं है, या तो वो लिखते स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, है ना, आपका सिक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, लेकिन ये भाई अगेन इसको देखने से यही पता लग रहा है दिस इज, बस ये मान लो ज्यादातर जेई एडवांस लेवल का है, मतलब ज्यादातर जो टॉपिक चीजें पूछ सकता है वो जेई एडवांस लेवल की, मतलब ग्रेजुएशन का भी नहीं है भाई अभी तक कोई। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर छोड़ दिया जाए, ये जो 5 नंबर का पॉइंट था इसको अगर छोड़ दिया जाए, कोई भी टॉपिक अभी तक ऐसा नहीं लिखा हुआ जो आपको 11th 12th में नहीं पढ़ाया जाता, सब पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सरफेस केमिस्ट्री, तो यहाँ पे फिजियोसॉर्प्शन, केमियोसॉर्प्शन, फ्रेंडली की आइसोथर्म हो गई, देखो यहाँ पे ना एक और आइसोथर्म पढ़ाई जाती है अगर आपने आईआईटी जैम की भी तैयारी की हो, है ना, तो दैट इज लैंगम्यूर, और नेट में तो बीईटी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन नहीं है सिलेबस में, नहीं है, सिर्फ फ्रेंडलिक तक, सिर्फ फ्रेंडलिक, है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी आपका 11th 12th का टॉपिक है। 10th नंबर इज ऑल्सो 11th 12th लेवल, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको 11th 12th तक ना पढ़ाई जाए, दिस इज फ्रॉम 11th 12th, यस। ये देखो अब ये जो टॉपिक है ना, एक तो टॉपिक नंबर 5 और एक टॉपिक नंबर 12, एक टॉपिक नंबर 12 ये है आपका ग्रेजुएशन का, ये आपका बीएससी का टॉपिक है, ये आपको 11th 12th में पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें रेडिएशन विद मैटर, है ना, ये आपका जबलोंस्की डायग्राम हो गया भाई, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्फोरोसेंस क्या होता है ना, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ये आपका भाई पक्का ही ग्रेजुएशन का टॉपिक है ना, ये आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, ये ग्रेजुएशन। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक फोटोकेमिस्ट्री, ये दोनों ग्रेजुएशन लेवल की, बाकी सारा 11th 12th लेवल का। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भाई आपका आइडियल नॉन आइडियल, ये 11 जो 12th क्लास का सेकंड चैप्टर होता है ना सॉलिड स्टेट के बाद, सॉलिड स्टेट के बाद जो आपका सेकंड चैप्टर होता है सॉल्यूशन, वो है ये सॉल्यूशन, वो है ये, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, ये आपका सिलेबस रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब देखो भाई ऊपर मैंने क्या लिखा था, एक बार मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि एक एक डिटेल टॉपिक तो मैंने भी नहीं पढ़े थे, शायद मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा था, है ना, सबसे पहले मैंने लिखा था ये 11th 12th लेवल का टॉपिक नहीं है, ऐसा मैंने लिखा था, मैंने बोला था ये ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है 90%। देखो केमिस्ट्री में जो 11th 12th की चीजें वो ग्रेजुएशन तक पहुंच जाती हैं, तो अब मैं ये कहूंगा, है ना, अब मैं ये जरूर कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं भाई, और हालांकि इनऑर्गेनिक भी देखेंगे अभी, तो ये तो सिर्फ आपका फिजिकल है, तो अब मैं ये कहूंगा भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 70% यही है, लेकिन ये भाई आप सिलेबस मत समझ लेना, ये आप थोड़ा सा जेई लेवल तक का, जेई एडवांस लेवल तक की चीजें, और अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ 20%, 20 से 30% दो ही टॉपिक आए हैं, ऑर्गेनिक्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंड फोटोकेमिस्ट्री, वही ग्रेजुएशन के टॉपिक है, बाकी तो 11th 12th लेवल का है ना, बाकी तो 11th 12th लेवल का है। तो अभी मैं चीजें मॉडिफाई करता रहूंगा, आपको लास्ट तक देखते हैं कि क्या कहानी आपकी रहती है। इनऑर्गेनिक में भाई पहला टॉपिक है केमिकल पीरियोडिसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनिक रेडियस 11th 12th लेवल, कोई इसमें कुछ नहीं है, स्लेटर्स रूल भी नहीं गिवन है, ये आपका 11th 12th लेवल का टॉपिक। जर्नल प्रिंसिपल, ये आपका मेटलर्जी नाम का टॉपिक जो होता है, कौन किसका और है, ये भी मैंने सिलेबस में कवर किया। मेटलर्जी तो होता ही आपका 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, मेटलर्जी तो होता ही आपका 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। हाइड्रोजन वही पढ़ा रखा भाई, डिटेल से डिटेल हाइड्रोजन पढ़ा रखा है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन तीनों टॉपिक को मिला के 3, 4 और 5 को मिला के मैंने बोला मेन ग्रुप एलिमेंट, ये आपको 11th 12th लेवल के भी मिल जाएंगे, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी मिल जाएंगे, और ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी मिल जाएंगे, है ना, कोई ज्यादा डिफरेंसेस इनमें होता नहीं है, लेकिन ये सारा सिलेबस जो है ना आपका, वो है आपका 11th 12th लेवल का, ठीक है। कैसे कैसे पता लगा जी 11th 12th लेवल का, देखो यहां पे आपको जो कंपाउंड्स गिवन है, क्या क्या गिवन है, बोरिक एसिड, डाइबोरेन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड,
एल्यूमिनियम, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, सिलिकेट्स, ये सब आपको पढ़ा दिए जाते हैं 11th-12th लेवल में, सब पढ़ा दिए जाते हैं 11th-12th लेवल में, ठीक है। तो ये भी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएशन वाला पढ़ना, मेन ग्रुप एलिमेंट आप ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना, जो भी बच्चे कोर्स में इनरोल्ड है उनको कह रहा हूं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में तो भाई पहले तो वही डी ब्लॉक की बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, और उसके बाद यहां से ये स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहां से डी ब्लॉक में क्या लिखा हुआ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखो क्या कितने हाई लेवल का पूछ रखा है इन्होंने, इससे आइडिया लग जाएगा कि ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो भाई यहां पे इन्होंने बोला, यहां पे ये नहीं, नीचे लिख रखा कोऑर्डिनेशन। एफ ब्लॉक भी पढ़ना है भाई, एफ ब्लॉक, ठीक है ना, एफ ब्लॉक भी पढ़ना है। ये 11th-12th है भाई पूरा, कोई ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है डी ब्लॉक की। अब ये देख लेते हैं 7 टॉपिक। 7 नंबर टॉपिक बताएगा कि 11th-12th या ग्रेजुएशन, है ना। वर्नर थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। बस यहां पे एलएफटी नहीं लिखा हुआ, यहां पे एलएफटी नहीं लिखा हुआ, लिगेंड फील्ड थ्योरी नहीं लिखा हुआ। हालांकि यहां पे कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है ना, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कुछ नहीं है। ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक बेसिक, ये भाई इसको है ना मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक का पढ़ सकते हैं, बस बीएससी लेवल तक का पढ़ सकते हैं। नेट लेवल की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री पढ़ने की नीड नहीं है। मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ सकते हैं, नेट लेवल तक पढ़ने की नीड नहीं है। ओके, नेट लेवल तक की पढ़ने की नीड नहीं है, नेट लेवल का सिलेबस नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद भाई देखो आपका ये टॉपिक ऐसा जो मेरे सिलेबस में कवर नहीं है, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भाई ऐसी चीजें होती हैं, मैं तो भाई पर्सनल ये रिकमेंड करूंगा ना ही पढ़ो तो ठीक है, क्योंकि कितना ही पढ़ लेना। हाँ, इसके लिए बस आप ये कर लेना, जो 11th क्लास की केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता था ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बस वो पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और ज्यादा डिटेल में मत जाना। ये बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं हमें कभी पढ़ने को मिलती नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है इसमें, ठीक है। 11th में जो आपका है टॉपिक वो पढ़ लेना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन, फ्यूजन, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स, एक्टिवेशन, बेसिक टॉपिक है भाई, ये बेसिक है, कोई हाई लेवल का नहीं है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कोई हाई लेवल का नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, सेपरेशन टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, पक्का ही ग्रेजुएशन का, लेकिन इसको आप स्किप करना मत पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं स्किप करना, कितना ही पढ़ लेना, एनालिटिकल क्वेश्चन ठीक हो नहीं पाएंगे आपसे, कितना ही पढ़ लेना चाहिए। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पक्का ही ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है। पोरफायरिन्स, मेटलो एंजाइम्स, ये सब कोर्स में कवर है भाई बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद ये अगेन इनऑर्गेनिक में इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख दी है, आईआर, रमन, एनएमआर, ईपीआर, मोसबार। ये देखो भाई मैंने नेट में पढ़ाई है ईपीआर एंड मोसबार, लेकिन आपके कोर्स में डाल दी जाएगी जो भी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इनसे कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नेट लेवल के बेसिक जरूर देखने को मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं सिलेबस में अगर लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो भाई इनऑर्गेनिक में 10, 11 और 12 टॉपिक ऐसे हैं जो हायर लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, बाकी सारे 11th-12th लेवल तक के। हाँ, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक जरूर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है। ऑर्गेनिक में भाई वही है, बेसिक, सब बेसिक। ये आपका फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बेनायन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये भाई जीओसी टॉपिक है, कोई हाई लेवल का नहीं है। और भाई ऑर्गेनिक थोड़ी सी है ना, ऑर्गेनिक थोड़ी सी अलग ही होती है अपने आप में, मैं बता रहा हूं पहले, लिंक्ड है पूरी। तो ये आपका जीओसी का टॉपिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, है ना, एंड आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सब इसी में पढ़ना है। प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भाई आपका थोड़ा सा आपको पढ़ लेना अपने हिसाब से, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता नहीं है, लेकिन ये 11th-12th लेवल का ही है ना। अलग अलग आपने मेथड पढ़े होंगे, है ना, कि ये मेथड सल्फर के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ये मेथड नाइट्रोजन और न्यूमेरिकल्स आते हैं उनसे रिलेटेड, वो सब है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। तो रिएक्शंस देख लो कौन कौन सी लिखी हुई नेम रिएक्शंस, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपका तो फ्रीडल क्राफ्ट लिखी हुई है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भाई 11th-12th लेवल का ही है, सब 11th-12th लेवल का ही है। ये आपका भाई जो टॉपिक होता था आपका, क्या नाम है उसका, अल्काइल हलाइड, अराइल हलाइड, वो सब है। ये आपका ये सारा भाई 11th-12th लेवल का फिलहाल। वुल्फ किश्नर, क्लेवेंसन, अल्डोल, कानिजरो, हालोफोम, ये सब रिएक्शन पढ़ा रखी है मैंने, सब रिएक्शन पढ़ा रखी है कोर्स में, ठीक है।
ये आपका भाई अमाइंस चैप्टर हो गया। पॉलीमर, पॉलीमर पढ़ाया हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ याद रखने। कॉमन रिएजेंट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये भी पढ़ाया हुआ टॉपिक है। सिलेक्टिव ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये 10 थोड़ा सा 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये टॉपिक ग्रेजुएशन के हैं, ये टॉपिक ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है। और भाई ये देखो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बेसिक लेवल की पढ़ा रखी है कोर्स में, ठीक है। ये टॉपिक भी आपको ये थोड़ा सा ये नहीं कवर हुआ है, अभी हो जाएगा, लेकिन ये भाई इतना डिटेल नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से। तो देखो अब मेरा ना फाइनल सुन लो भाई, फाइनल क्या है ये सिलेबस। जो पहले बोला था उसको छोड़ दो, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को नहीं देखा था ध्यान से। अब देख लो फाइनल। ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ये जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं, ये भाई 11 12 में लिखूंगा जेई लेवल, मैं सिर्फ सिलेबस नहीं लिखूंगा। वो आपका है 60 to 70%, 60 to 70%, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का है भाई मैक्सिमम टॉपिक, ये फिर आपके 25% से लेके आपका, और ये आपका 35% तक आपका ये ग्रेजुएशन का है। एमएससी लेवल का मैं कहूंगा, एमएससी बोले तो नेट लेवल की पढ़ने की नीड नहीं है, नेट की तैयारी नहीं करनी है, नेट की तैयारी करोगे गड़बड़ हो जाएगी। ये आप पढ़ सकते हैं। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बीएससी लेवल के, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेना भाई, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेना, ईपीआर मोसबार, ये वाले बेसिक एडवांस नहीं, बहुत एडवांस नहीं। एक एनएमआर, आईआर, यूवी, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री पढ़ लेना, उसके बाद फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ लेना, है ना। और ऑर्गेनिक में क्या दिया हुआ था ऐसा जो है, ऑर्गेनिक में भी कुछ खास नहीं है। इनऑर्गेनिक में एनालिटिकल छोड़नी, स्किप करनी, नहीं पढ़नी। तो ये चीजें हैं भाई, ये चीजें हैं। एमएससी लेवल तक का सिलेबस है नहीं, और जो भी सिलेबस है 90% से ज्यादा ही, अब तो मैं 95% कह सकता हूं, 95% सिलेबस हमारे कोर्स में अवेलेबल है। और अब भाई देखो क्या है ना, हमारे कोर्स में 11 12 की चीजें भी अवेलेबल हैं और बीएससी की चीजें भी अवेलेबल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो बीएससी के लेक्चर्स है ना, उसमें हम बेसिक भी कवर कर देते हैं साथ के साथ, तो आप बीएससी वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं, बीएससी वाले लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो भाई ये हमारा डिटेल सिलेबस एक्सप्लेनेशन थी चंडीगढ़ पीजीटी की। आपका कुछ भी कहना है इसके रिगार्डिंग तो आप कह सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सिलेबस आपका भाई मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल तक का है, और ग्रेजुएशन लेवल का भी सारा नहीं है, कुछ लिमिटेड अमाउंट है ना, कुछ चीजें ही हैं। स्टार्टिंग में मैंने जरूर आपको बोला था कि 90% ग्रेजुएशन लेवल का है, तो बस वही है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करी हुई नहीं होती है, उन्हें नॉर्मल सिलेबस पढ़ा होता है, तो उनको लगता है कि ये टॉपिक तो है ही नहीं भाई ऐसा कुछ तो, लेकिन ये सारे पढ़ाए जाते हैं भाई जेई और नीट की प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। ये कोर्स आपकी काफी हेल्प कर सकता है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है, अब टाइम ज्यादा है ही नहीं इस एग्जाम को लेके, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। होप कि आपको भाई सिलेबस में क्लैरिटी मिल गई होगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।